ओके, थैंक यू। हाँ, काजल दिखाई नहीं दे यार। भी हो सकते थे इनका चुनाव कैसे होता था। दिल्ली के सुल्तान अपनी सत्ता को वैधानिक बनाने के लिए खलीफा से मान्यता लेते थे। कोई बगदाद, कोई तुर्की, जैसर मंगोलों ने नासरुद्दीन महमूद के समय खलीफा की हत्या कर खिलाफत को समाप्त कर दिया। और कालांतर में बंद किस खिलाफत में? ओके काजल, असीरगढ़ किले के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ, वहाँ का इतिहास पता होना चाहिए, तभी मजा आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि स्वप्निल के बाद सभी श्वेता, अपना नाम आप लोग बदलना नहीं जानते, नाम लिख लो, सभी को श्वेता लिख लो, बार बार मेंशन नहीं करना पड़ेगा। सुशील जी कहीं चले गए थे लग रहा है। हेलो संदीप, सपना, हरिओम। चलो हरिओम जी आगे, अब शुरू करना पड़ेगा। निम्न किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? ये क्या है भाई? प्रश्न कुछ और है, ऑप्शन कुछ और है, ये क्या है? अरे प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, ये क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड के टाइम जीते हुए देशों ने पराजित तुर्की के साथ शब्द की संधि की, जिसका हाँ, नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रश्न कुछ और है और इसके ऑप्शन कुछ और नहीं लग रहे आपको? तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन का। वैसे इतिहास पुराण को पंचम वेद किसमें, अथर्ववेद में कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? तो छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित? सामवेद से संबंधित। लेकिन अथर्ववेद में पंचम वेद कहा गया है ना? अब आते हैं सात्विक जी के प्रश्न पर। सात्विक जी, खलीफा पहले थे क्या, ये समझ लीजिए। खलीफा पैगंबर ने 8वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की अरब में, मक्का में। मक्का में बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि कभी भी कोई नया धर्म का प्रादुर्भाव होता है तो सबसे पहले जो इस्टेब्लिश्ड रिलीजन होते हैं वो उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध करना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि जो नई क्रांति होती है, नई विचारधारा होती है, वो सत्य के पक्ष में होती है, वो किसी के न्यस्त स्वार्थ के पक्ष में नहीं होती। तो उनके न्यस्त स्वार्थ खेलने लगते हैं, तो पैगंबर को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा। मक्का से वो डिपार्चर किए मदीना के लिए, जिसको हिजरत कहा जाता है। लड़ते रहे, जीवन पर्यंत करते रहे। पैगंबर की जिंदगी आसान नहीं थी, बड़ी मुश्किल थी। और उसके बाद पैगंबर के डेथ के बाद भी लड़ाई कंटिन्यू रही। होता क्या है कि जब जीवित सदगुरु उपलब्ध होता है, जब संबुद्ध पुरुष उपलब्ध होता है जिसको आत्मज्ञान है, वो कोई बात करता है तो बात बड़ी आग्नेय होती है, जलते हुए अग्नि की तरह होती है। लेकिन जब गुजर जाता है तो उसकी बात की लकीर को फकीर पीटते रहते हैं, तो फिर लकीर के फकीर पैदा हो जाते हैं। आगे तो चली गई, राख बच गई। अब राख में मारो धप धप तो धुआं उड़ेगा। तो पैगंबर के बाद जस्ट ऐसा नहीं हुआ। पैगंबर के बाद तो पहला क्वेश्चन ये उठा कि इसका सक्सेसर किसको बनाया जाए। तो यहाँ पे शिया और सुन्नी का विवाद खड़ा हुआ। शिया कहते थे कि पैगंबर का फैमिली मेंबर होगा वही बनेगा। सुन्नी कहते थे नहीं, फैमिली मेंबर की बंदिश नहीं है, जो भी पैगंबर को आत्मसात कर लिया है, उनके सिद्धांतों पे जी रहा है, चल रहा है, वो उसका सक्सेसर बनेगा। तो सुन्नियों की बात ज्यादा जस्टिफाइड थी कि भाई फैमिली मेंबर कोई राजघराना थोड़ी ना है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अरे ये तो ज्ञान की बात। तो सुन्नियों के बात को माना लोगों ने, और पहले खलीफा बने। खलीफा का मतलब होता है, खलीफा शब्द ही आया है खिलाफ से। खिलाफ का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? जो इस्टेब्लिश नोशन है, जिससे विरोध, जिस पैगंबर जिसका विरोध करते रहे।
जो कुरैशी थे, जो शोषण करते थे धर्म के नाम पे। तो आज भी हम बातचीत में कहते हैं कि वो हमारे सपोर्ट में, हमारे खिलाफ है। वो हमारा समर्थन करता है कि हमारी खिलाफत करता है। खिलाफत अरबी वर्ड है, तो नहीं जी वो तो हमारी खिलाफत करता है। तो जो खिलाफ है वो खलीफा, किसके खिलाफ? जो मेजॉरिटी है, जो मेन स्ट्रीम है, उसके खिलाफ। तो पहले अबू बकर बने, जो कि बहुत ही निकट के दोस्त थे पैगंबर के, जिगरी यार थे, वो पैगंबर के भक्त थे एक तरह से, जैसे राम और हनुमान की जोड़ी। मैं गलत तुलना कर रहा हूँ, कोई हिंदू मुस्लिम का यहाँ चक्कर नहीं पालना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल भक्त। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर आते हैं। अबू बकर के अभी शिया सुन्नी, अच्छा, जो कुरैशी थे उन्होंने इनके खिलाफ जो शिया सुन्नी का विवाद था उसको हवा देना शुरू किया, हवा देना शुरू किया कि इसी संघर्ष के चक्कर में ये पैगंबर का सिस्टम थोड़ा कमजोर, खिलाफत कमजोर। तो ये शिया सुन्नी का विवाद बहुत बढ़ गया। अबू बकर के बाद फिर उमर आए, फिर उस्मान आए। तो ये तीनों सुन्नी थे, सुन्नियों ने इनको गद्दी पे बिठाया। सियाओं का अली आए, मौला अली। तो ये बेसिकली सियाओं ने इनको ऑप्ट किया था, क्योंकि अली पैगंबर के दामाद थे। यहां तक तो ये ज्ञानी पुरुष लोग गद्दी पे बैठे। अली के बाद फिर उमैया ने बड़ा विरोध किया, मुआविया, और अली के दोनों बेटों को, हसन हुसैन को मरवाया गया, जिसके शोक में मनाया जाता है मुहर्रम। मुआविया डायनेस्टी ने, मुआविया की डायनेस्टी कहलाई उमैया। यहां तक तो पैगंबर की एक धारा चल रही है, ठीक है। आगे चल करके फिर अब्बासी खलीफा आया, अब्बासी डायनेस्टी। अब्बासी डायनेस्टी के कार्यकाल में लगभग आधी धरती पर इस्लाम फैल गया, आधी धरती पर, और यूरोप तक फैल गया, इधर भारत भी आ गया उसके अंतर्गत। तो अब्बासी डायनेस्टी में हम ये देखते हैं कि इसकी कई फैमिलीज, जैसे आज गांधी परिवार देख लो, सोनिया गांधी अलग है, मेनका गांधी अलग है तो गांधी परिवार में, वरुण गांधी का अलग है, प्रियंका गांधी वाड्रा का अलग है, ठीक है ना। ये एक ही भाई बंधु हैं, ये सब गांधी फैमिली में आते हैं। इसी तरह से बहुत सारी इसकी धाराएं अब्बासी, कोई बगदाद, क्योंकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड हो गया, इस्लाम फैल गया, वर्ल्ड वाइड टेरिटरी हो गई। तो एक परिवार ने बगदाद को अपना केंद्र बनाया, दूसरे ने काहिरा को बनाया, मिस्र को, ठीक है ना, किसी ने तुर्की को बनाया, कोई अभी अरब में ही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स इस पे होते थे। कोई मंगोलों से अटैक आ गया, किसी को ऑटोमन एम्पायर ने खत्म किया, तुर्की वाले को तो काफी देर तक चलता रहा, मुस्तफा कमाल पाशा ने खत्म किया। तो इस तरह से ये कई स्ट्रीम्स हैं एक ही परिवार के। तो सभी खलीफा होने के अलग अलग केंद्र बनाए रखे हैं, कि वो कहता है मैं भी खलीफा हूँ, कहता है मैं भी खलीफा हूँ, क्योंकि एक ही परिवार के थे। बात वही है कि राहुल गांधी बोले कि मैं भी नेहरू का उत्तराधिकारी हूँ, प्रियंका गांधी बोले मैं भी हूँ, और अब वाड्रा बोले कि मैं भी हूँ, वरुण गांधी आ जाए कहे मेरे भी पापा थे संजय गांधी, मैं भी हूँ, सोनिया गांधी बोले मैं भी हूँ, मेनका गांधी बोले मैं भी हूँ। तो सभी लड़ने लगे। लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन रहता है कि भाई चलो उसी फैमिली का है तो ठीक है, एक्सेप्टेड है, इसको भी मान लो खलीफा। कोई बगदाद के खलीफा को मान्यता देता है, कोई मिस्र के खलीफा को दे रहा है, कोई तुर्की खलीफा को दे रहा है, जो जिससे सूट कर गया। फाइनली खिलाफत अंतिम रूप से समाप्त, क्योंकि तुर्कों की एक शाखा थी इस्तांबुल। मुस्तफा कमाल पाशा ने संविधान बना करके इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1924 में सेप्रे की संधि हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लास्ट में सेब्रे की संधि से इसको आगे गैर कानूनी है, ये हम नहीं मानेंगे। डायनेस्टी चली आ रही है, डायनेस्टी सिस्टम में भरोसा नहीं रखते, हमें लोकतांत्रिक नेता चाहिए, चुना हुआ, बस दैट्स इट। तो इसका ज्यादा विरोध नहीं हुआ, क्योंकि ये लोकतंत्र के पक्ष में बात कर रहा था। अगर लोकतंत्र के विपक्ष में बात करता, अगर मुस्तफा कमाल पाशा खुद एक डिक्टेटर होता कि नहीं मैं डिक्टेटर हूं, तब उसका विरोध करते, तब खिलाफत आंदोलन उसके खिलाफ चलता रहता। इसने ऐसा क्यों किया? लेकिन उसने कहा नहीं, मैं लोकतंत्र की स्थापना करूंगा। और ये जो वंशावली चली आ रही है 8th सेंचुरी से टिल नाउ, अब जैसे अभी हम जब पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो हमें यहाँ भी आश्चर्य होता है कि उसने खत्म कर दिया और हम मान गए, उसके पहले लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम चुप क्यों बैठे रहे? मुस्तफा कमाल पाशा को खत्म करने दिया क्या? ठीक है ना। लेकिन इसलिए मान गया क्योंकि उसने एक कहते हैं ना कि ईट का जवाब पत्थर से देना, तो उसने लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की, स्थापना की बात वहां कर दी थ्योरेटिकली, जिसके लिए भारत ब्रिटेन से डिमांड कर रहा था कि हमको भी लोकतंत्र दो, हमको पूरी स्वतंत्रता दो, हमको ये राजा रानी वाला चक्कर खत्म करो, क्राउन का शासन नहीं चाहिए, जनता का शासन चाहिए। वहां पे मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा कि जनता का शासन हम दे रहे हैं, अब इसका खिलाफत अगर आप इसका विरोध करोगे तो आपका अपना मूवमेंट मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए खिलाफत मूवमेंट वहां पे समाप्त हो गया। अलबरूनी धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार नहीं कहा जा सकता। धर्मनिरपेक्षता कॉन्सेप्ट 18वीं शताब्दी का है। धर्मनिरपेक्षता उस जमाने में जब अलबरूनी था तो अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी, आज धर्मनिरपेक्षता बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है।
लेकिन धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्म भीरुता बड़ी अच्छी चीज़ थी उस ज़माने में। उस ज़माने में कोई कह दे कि मैं हिंदू नहीं हूँ भाई, मैं तो सर्व एक तो कह दिया था इस्लाम किसी के टाइम पीरियड में सिकंदर लोदी के कि सिर्फ ये कह दिया था कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही धर्म बात करते हैं। सिकंदर लोदी ने उसकी हत्या करवा दी कि काफिरों के रिलीजन से वो कंपेयर कर दिया। बोधन नाम का आदमी था। हर युग का मूल्य बदलता रहा है। आज हम धर्मनिरपेक्षता को अच्छा इसलिए मान रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की कहानी शुरू हुई थी चर्च के अत्याचारों के विरोध में। जो प्यूरिटन मूवमेंट चला है वेस्ट में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, और बहुत सारे वैज्ञानिक कोपरनिकस, गैलीलियो, देकार्त, बहुत सारे दार्शनिक, एक पूरा का पूरा चेन ऑफ मूवमेंट चला है जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, रेनेशा कहते हैं, रेनेशा। ये जो चेन ऑफ मूवमेंट चला है इसने धर्मनिरपेक्षता, मानवता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, वो चीजें जो भारत में पहले से स्टैब्लिश थी, लेकिन भारत में इस चीज को किसी और एंगल से पकड़ा है और पश्चिम ने इस चीज को किसी और एंगल से पकड़ा। दोनों का एंगल बिल्कुल अलग है। भारत धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है ज्ञान के आधार पर कि सभी धर्मों का जो मूल सार तत्व है वो एक है। तो धर्मनिरपेक्षता वहां पे संप्रदाय नहीं है, सभी एकम सत्या विप्रा बहुधा वदन्ति। भारत की धर्मनिरपेक्षता ये है, केंद्र में जाकर के देखा गया है कि सभी के अंदर जो विद्युत है, प्राण है, वो एक है। एक सत्या विप्रा बहुधा वदन्ति। घर में पंखा है, एसी है, कूलर है, बल्ब है, लैपटॉप है, टीवी है, रेडियो है, सभी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक है, ये हम जान गए। तो हम बोलेंगे भाई देखो भाई बेसिक चीज तो सबका एक है, ये अनुभव है। पश्चिम क्या कह रहा है? पश्चिम ये कह रहा है कि हम कंसीडर ही नहीं करते, एक हो अनेक हो, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, कोई मतलब नहीं है, कंसीडर ही नहीं करते। पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता अनुभवजन्य धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वो इसलिए है कि हमको राजनीति में फालतू का चक्कर ना पड़े, हमको अपने काम में रिलीजन का इंटरफियरेंस ना हो, हम अपना काम करें जो करना है। तो पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का जो परिणाम हुआ है, या धर्मनिरपेक्षता जिस मूवमेंट का परिणाम था, वो था रीजनिंग, वो था निश्चय, बौद्धिकवाद, बुद्धिवाद, वहां इंटेलेक्चुअलिज्म फला फूला। दैट वाज नॉट दैट वाज जस्ट टू चेक, जस्ट टू स्टॉप द इंटरफेरेंस ऑफ चर्च इन डे टू डे लाइफ, इन पॉलिटिक्स, इन साइंटिफिक इनोवेशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि चर्च बहुत हावी था, बहुत हावी था। पश्चिम ने कहा कि भाई बंद करो ये बकवास अपनी, लेकिन उसको कहा ये बकवास ही कर रहे हो और कुछ नहीं करो। भारत धर्मनिरपेक्षता को धर्म को बकवास नहीं कहता, भारत तो धर्म के असली तत्व को जानता है। इस वजह से एक अलग धर्मनिरपेक्षता भारत में आई थी। इसीलिए भारत के धर्मनिरपेक्षता क्या कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है, भारत का जो इंडिजीनियस रिलीजन है, वो सनातन धर्म है। वो क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब क्या है? कि जिसके फ्रैक्शन नहीं हो सकते, जिसको बांटा नहीं जा सकता कि ये धर्म वो धर्म वो धर्म वो धर्म। एक बड़ी धारा है, एक वृहद धारा है, एक पैन स्ट्रीम है जिसमें सभी धाराएं आके, छोटी छोटी धाराएं आके मिल जाती हैं, लेकिन उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया। रिलीजन वॉज द वेरी लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल, द इंडिजीनियस लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल, बट इन वेस्ट धर्मनिरपेक्षता इज समथिंग क्वाइटली डिफरेंट। ठीक है ना? जस्ट टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट इज चर्च, व्हाट इज क्रॉस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, स्टॉप इट। वहां पे धर्मनिरपेक्ष, अच्छा, धार्मिकता का मतलब अंधविश्वास है और धर्मनिरपेक्षता का मतलब प्रगतिशीलता है। जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग यहाँ पे धर्म के नाम पे क्या क्या किए जा रहे हैं। सती प्रथा, विधवा प्रथा, हालांकि अंधविश्वास यहाँ भी चल रहा था। 4 ज्ञानी थे तो 4 लाख मूर्ख थे जो उस चीज को फॉलो भी कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे उन मूर्खों को रोकने की कोशिश की तो यहाँ पे बगावत होगी, क्योंकि उन ज्ञानियों का बड़ा ही प्रभाव था। ये जो विद्रोह आप देख रहे हो 1857 की क्रांति, ये क्रांति, क्रांति हम पढ़ते हैं तो ये स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है। बेसिकली देखो ये स्वतंत्रता आंदोलन नहीं, लास्ट ट्रिगर जो आखिरी माचिस की तिल्ली बारूद में लगी है वो स्वतंत्रता के कारण से नहीं लगी, धर्म की हानि के कारण से लगी। धर्म के नाम पे तो हम एकजुट हो जाते हैं। और इस चीज को विक्टोरिया ने बहुत जल्दी पकड़ लिया और विक्टोरिया डिक्लेरेशन में क्लियर किया कि भाई साहब आपके जो धर्म वर्म के काम है ना उसमें हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो भी करना करो। तब जाके भारत के लोगों ने उनको यहाँ रहने दिया। इसमें एक दूसरा भी पक्ष ये है कि जो ट्रू रिलीजन है इंडिया का और जो ट्रू रिलीजियस पर्सन है, एक मिनट, जरा एक फोन आ रहा है।
हाँ, धर्मनिरपेक्षता। तो ये वैल्यूज़ अलग-अलग हैं, ये वेस्टर्न वैल्यूज़ है धर्मनिरपेक्षता की, भारत ने इसको अडॉप्ट किया है। लेकिन भारत में एक ज़माना था कि धर्मनिरपेक्ष सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो क्या पूछा था? अल-बरूनी धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार नहीं। और कोई प्रश्न किसी मित्र का? रिजल्ट कल तक आ जाएगा, डोंट वरी। अभी ऑफिशियल आ गया ना जगदीश कुमार का। हाँ, खुश लग रहे हैं। खुश होना बुरी बात है। चलिए, तो इल्तुतमिश पे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? आज घड़ी की टिक टिक नहीं सुनाई दे रही होगी आपको ना? गुड़िया 4:30 वाली क्लास में मंडे से स्टार्ट करूंगा, 1 हफ्ते लगातार लूंगा, मंडे टू। देखो, अगर इलेक्शन में ड्यूटी लग गई तो मंडे से करूंगा या ट्यूसडे से। अगर इलेक्शन में ड्यूटी नहीं लगी तो फिर मैं सैटरडे से स्टार्ट करूंगा। सैटरडे, संडे, सैटरडे के बाद फिर ऐसे। और अब मैराथन में छोड़ के ना, मैं किसी खास टॉपिक पे एक कंप्लीट सीरीज सोच रहा हूँ चलाने की। कंप्लीट सीरीज इन द सेंस कि कोई भी टॉपिक है, जैसे कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे दिल्ली सल्तनत, कंप्लीट सीरीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, कंप्लीट सीरीज ऑफ मुगल्स। उसमें हर एक टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन आए, पहले उसको पढ़ा कर, पहले क्वेश्चन, फिर पढ़ाना, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको इतना आइडिया लग जाए हर एक टॉपिक से कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन आते हैं। इसको भी मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया है। जैसे इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत बेसिकली। तो इसमें आइए शुरू करने के पहले विगत वर्षों के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो गुलाम वंश पर पूछे गए हैं। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि पूछा क्या जाता है क्वेश्चन ना। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादा नासिरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नसरिया मदरसे की स्थापना की। रजिया ने मिनहाज और शिराज को इसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया। गियास पर में जमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे। इसमें सही क्या है? अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो फिरोजशाही मदरसे की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने यमुना के किनारे ने की थी, गियासपुर में। उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज और शिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। ताजुल मासिर, तारीख फिरोजशाही, फातिहा इब्रिया, तबकात महमूद शाही। फर्स्ट शिफ्ट का कोई क्वेश्चन पेपर मुझे शेयर करो विद आंसर की।
स्पेशल क्लास में 2-3 क्लास तो वही लगेगा अगर उसको अच्छे से कराएंगे तो। उसका प्रॉपर मतलब प्रिंटेबल वर्जन हो विद आंसर की, क्योंकि पीपीटी बनानी पड़ेगी। मैंने क्या लगा दिया, सॉरी, मैं कमेंट देखने के चक्कर में गलत कर दिया। ये क्वेश्चन आया है, सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकरिया के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। वो अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियों और रिवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की और पवित्र व्यक्ति के जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। पूरा फायदा उठाया नहीं, राजनीतिक फायदा उठाया। फुल नहीं। यह क्या चक्कर है, पोल ही नहीं आ रहा क्या? रिफ्रेश तो किया मैंने। फिर क्यों कह रहे हो नहीं आने? वो अपने दरबार में नियमित धार्मिक आयोजन वगैरह नहीं करता था ये, वो तो अकबर करता था, ये थोड़ी ना करता था। और रूढ़िवादी भी नहीं था ये। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रति ये अनुरक्त था और बख्तियार काकी को ये दिल्ली का शेखुल इस्लाम भी घोषित किया था सल्तनत का। हालांकि बख्तियार काकी ने मना कर दिया और हमीमुद्दीन नागौरी और जकारिया के प्रति भी सूफियों से इसका मिलना जुलना था। बी गलत है। सी, उलेमाओं की राय जानने की परवाह बिल्कुल नहीं की, क्योंकि उलेमाओं के अनुसार किसी स्त्री को राजगद्दी आप नहीं दे सकते। पवित्र व्यक्ति के जीवन बिताने का सूफियों का सौहार्द हासिल था और इसका पूरा फायदा इसलिए उठाया पब्लिक ओपिनियन को गेन करने के लिए। जय भारत। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सुल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली या शहर कहा गया है। सुल्तान कौन है? अभी इसी के बारे में बात होनी है। उमरा अमीर का प्लूरल है। अमीर का प्लूरल है उमरा, बहुत से अमीर को कहते हैं उमरा। उलेमा आलिम का प्लूरल है। आलिम मतलब होता है विद्वान, बहुत सारे विद्वान को कहते हैं उलेमा।
हेलो। हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं ये रिक्वेस्ट था सर, एक आप जो कह रहे थे कि हम मैराथन ना लेकर के मैंने दूसरा क्लास लेंगे सर, तो सर अगर हेलो, आवाज ही कट गई। तो हाँ हाँ। सर आप मुगल लीजिएगा सर, मुगल। अगर सब। हाँ अच्छा, नहीं जैसे सल्तनत अगर हम पढ़ा रहे हैं हाँ तो क्यों ना क्रमशः इसको करें। तो सर यहाँ तो ये क्रमशः चल रहा है सर। जैसे हाँ, ये भी बात है, तो चलेगा। यहाँ चल रहा है सर। अब मुगल हम लोग थोड़ा बड़ा भी है सर, और बहुत दिल्ली सल्तनत से लेंदी है सर, उसमें कुछ ज्यादा ही है सर, मुझे लगता है, अगर सबकी राय हो तब सर। देखिए, यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको विशेष श्रृंखला शुरू की थी ना सल्तनत की, तो इसमें आपको काफी कुछ नए फैक्ट्स मिले होंगे जो कि मेन स्ट्रीम में आपको नहीं मिलते। जी सर। तो सल्तनत की तो विशेष श्रृंखला समाप्त हो गई, क्यों ना मुगल की भी इस तरह से विशेष श्रृंखला शुरू की जाए, वो तो वही स्पेशल। सर मैं कह रही थी सर, हाँ, स्पेशल क्लास में। यही मैं कह रही सर, मुगल कई दिन बहुत समय हो गया, छोटा है सर, लेंदी भी है, सल्तनत से ज्यादा लेंदी है सर, हाँ, मुझे लगता है सर, और सबकी राय हो तब सर। बाकी हुई क्या राय है भाई, बताओ। सही है, चलो ठीक है, तो मुगल विशेष, मुगल ठीक, संपूर्ण विशेष सीरीज। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। देखो, उलेमा धर्म से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। जब यहाँ उलेमा का उल्लेख किया जाता है तो धर्म से रिलेटेड ही किया जाता है। उलेमा शब्द बेसिकली बनता है आलिम से, आलिम शब्द बनता है इल्म से, इल्म का मतलब होता है ज्ञान। कहते हैं ना, आपको इस बात का इल्म नहीं होगा, इल्म का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। अच्छा, इस्लाम में ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान नहीं होता, ज्ञान का मतलब है इस्लाम में कुरान का ज्ञान, कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, हाँ, शरीयत में क्या लिखा है, या जवाबित क्या है, इस्लामिक कानून क्या है, इसका ज्ञान, है ना। तो इन चीजों को जो जानता है वो है उलेमा। इस्लाम से रिलेटेड, नॉट धर्म, ओनली इस्लाम, बाकी धर्म तो है ही नहीं उनके नजरिए में, बाकी तो धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते। देखो, मैंने बताया शिया और सुन्नी में एक डिफरेंस होता है। शिया क्या है, जो ये अपेक्षा रखता है कि पैगंबर के ब्लड रिलेटिव ही उत्तराधिकारी बने, पैगंबर के ब्लड रिलेटिव उत्तराधिकारी बने, वो शिया चाहता है। तो उसको खलीफा नहीं कहते, उसको कहते हैं इमाम। और सुन्नी कहते हैं नहीं, जो पैगंबर के उपदेशों पे चलता है, टीचिंग को फॉलो करता है, तो सुन्नी कहते हैं खलीफा। तो पहले इमाम अली हुए और पहले खलीफा हुए उमर। तो इस रेस में खिलाफत ही ज्यादातर रही, इसलिए हम इन जनरल उसको खलीफा कहते हैं। खिलाफत, इमामत भी एक शब्द है। बाद में इन प्रैक्टिस अभी वर्तमान में स्थिति है कि जो किसी मस्जिद या मदरसे का हेड है उसको इमाम कहा जाता है, ठीक है जी। इक्ता के बारे में इन कथनों पर विचार करें। इक्ता तमलीक वंशानुगत थे, जिसमें इक्ता पाने वालों की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। इक्ता मुस्तकिल वंशानुगत नहीं थे, आरंभ में उनकी प्रकृति प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी। इक्ता वजही व्यक्तिगत अनुदान थे, जिसमें न तो प्रशासनिक और न ही सैन्य पहलू पर बल था। मस्जिद में आप खुदा की इबादत करते हो, मदरसा है हायर, हाई स्कूल मतलब हायर एजुकेशन सेंटर। मदरसा और मकतब दो चीज होती है, स्कूल को कहते हैं मकतब और कॉलेज को कहते हैं मदरसा, जिसमें इस्लामिक ज्ञान दिया जाता है। हाँ, इक्ता तमलीक, ये हम अभी आगे बात करेंगे, इस चैप्टर में ये है। इक्ता वजही,
एकता की वजह व्यक्तिगत अनुदान थे। एकता का एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। हम बस बता रहे हैं पीवाईक्यू क्या है, आता है। फखरे मुदब्बिर और आदाब उल हर्ज व शुजात के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध के खिलाफ लिखी गई किताब है। फखरे मुदब्बिर ने भारत में बनी तलवारों की काफी तारीफ की है। मुदब्बिर ने लिखा है कि राजस्थान की खेतड़ी में लोहे के एस्को गलाने का काम होता था, और वो दमिश्की स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञात तकनीकी का वर्णन करता है। देखो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए ना, तो ये तो देखने से ही लग रहा है गलत। मुदब्बिर ने अगर लिखेगा भी तो खेतड़ी में लोहे के गलाने का काम थोड़ी ना होता है। बाकी सही है। फकरे मुदब्बिर के बारे में मैंने उस दिन बड़े डिटेल में आपको बताया था। पोल नहीं है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पोल क्यों नहीं आता है, पापी पोल। फखरे मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक कुल तुतमिश को समर्पित किया। इस्लामी मिनहाज और शिराज के कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नौ स्थापित शहर दिल्ली की ओर कतार से लगा दी। मिनहाज कहता है कि रजिया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण और आवश्यक योग्यताएं थी। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त ने तुर्की को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें रजिया को त्रस्त करने की योजना बनाई। इनमें क्या गलत है, ये बताना आप। ये गलत है, बी। इस्लामी बिल्कुल सहमत। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का शाही कालक्रम क्या है? फिरोज शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, नासरुद्दीन, महमूद।
रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, मुइज़ुद्दीन, बहराम, सलाउद्दीन, मुस्लिम, ये सारे के सारे गुलाम वंश के शासक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके गुलाम वंश से। कुछ क्वेश्चनों को हमने देखा। अब हम सीधे बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के इतिहास के बारे में हमने पूरी बात की। अब इल्तुतमिश के योगदान के बारे में बात करेंगे कि उसने दिल्ली को हजरत दिल्ली कैसे बनाया और दिल्ली सल्तनत को ऐसा कैसे इस्टेब्लिश कर दिया कि वो एक महान सल्तनत बन के उभरा। हाँ, जब भी आप लोग रेज हैंड किया करो तो मोबाइल थोड़ा पास करके बोला। राम पायलागू सर। हाँ जी, राम जी। तो मेरा थोड़ा जो है सो सब्जेक्ट से हट करके क्वेश्चन था सर, और उसके विषय में हमको जानकारी चाहिए था। और सर क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या डबल एमए करके अपने ही सब्जेक्ट से फायदा है या फिर अलग अलग सब्जेक्ट से एमए कर लेना बेस्ट होता है? क्या इसका कोई आगे शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार में कोई फायदा मिल पाता है या फिर ना ही किया जाना उचित है? देखिए, पहली तो बात यह है कि डबल एमए का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अलग सब्जेक्ट में भी करें तो कोई लाभ नहीं है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट में करें तो बिल्कुल भी लाभ नहीं। ठीक है, एमए बेसिकली कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसके बारे में बाद आपको जॉब मिलेगी। एमए के बाद एक गेटवे खुलता है नेट का और पीएचडी का, और नेट के द्वारा ही मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, पीएचडी मिनिमम एलिजिबिलिटी है एसोसिएट प्रोफेसर बनने की। तो डबल एमए का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ। एक छोटा सा लाभ यह दिखता है कि एक एमए से अगर आपने मान लीजिए इतिहास से किया है, दूसरा एमए आपने तो दोनों रास्ते आप जा सकते हैं। लेकिन ये इसी प्रकार होगा जैसे आप दो नाव पे सवारी कर रहे हैं। तो दो नाव पे सवारी तो कभी अजय देवगन ने भी नहीं की, वो दो मोटरसाइकिल पे चलते थे फूल और कांटे में। तो दो नाव पे सवारी करेंगे तो फिर क्या होगा? और मोटरसाइकिल जो है वो जमीन पे रहती, नाव तो पानी में रहती। तो दो नाव पे चढ़ना और पानी में डूब के मरना। तो जितनी ऊर्जा में आप 2 साल में एमए में लगाओगे, उतनी ऊर्जा में आप पीएचडी में लगाओगे। ठीक है ना, ऊर्जा सीमित है। पीएचडी में एक बार एनरोलमेंट कर लेने के बाद आपकी गति आसान हो जाती है। नेट और पीएचडी ये एमए के बाद आपका उद्देश्य होना चाहिए, ना कि डबल एमए करने का उद्देश्य होना चाहिए। डबल एमए बोलने में भी निराशाजनक लगता है कि लोग सोचते हैं कि लग रहा है एक एमए से इनको बात पूरी समझ में नहीं आई थी, तो दो एमए किए पूरी बात समझने के लिए। और एमए का कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। जब हायर एजुकेशन की बात हो रही है, पीएचडी की बात हो रही है, तो एमए इज ओनली गेटवे। और किसी भी अध्ययन का उद्देश्य आज के समय में दो है, एक है ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा है नौकरी प्राप्त करना। इसमें आपको ये ना मिले तो चलेगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मिल जाए तो अति उत्तम है, लेकिन ये ना मिले तो नहीं चलेगा। तो आपका भी उद्देश्य ये होना चाहिए, ये जो इस दिशा में ले जाता है। और इस दिशा में इमीडिएट लक्ष्य आपके पास क्या है? जघन्य 2 महीने की तैयारी कर दो, 30,000 रुपया पर मंथ, 31,000 रुपया जेआरएफ का पर मंथ आपका होगा। 2 महीने संकल्प से जुड़ जाओ कि हमको जेआरएफ निकालना है, कोई रोक नहीं सकता। 5 साल की ये नौकरी है, 5 साल में प्राइम मिनिस्टर भी रिटायर होते हैं, 5 साल में आपका जेआरएफ एसआरएफ भी चलता है। तो मुंह माया में मत पड़िए, पैसे के टर्मिनोलॉजी में चीजों को देखिए। ठीक है ना जी, हरिओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कोई प्रश्न नहीं। डबल एमए बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल नहीं। आप बल्कि उतनी ऊर्जा नेट में लगाओ और जेआरएफ निकालो, जेआरएफ के बारे में सोचो, ये बहुत बड़ी चीज है। 30-31 जेआरएफ के विषय में तो सोचे हुए हैं सर, मगर जेआरएफ के विषय में सोचते हुए साथ साथ में ये सोचे कि एक बार कंप्लीट हो गया है तो फिर क्यों ना दूसरी बार भी एनरोल कर लिया जाए। इसके बजाय आप ये सोचिए कि जेआरएफ में कौन कौन सी कमियां हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो जेआरएफ से मुझे वंचित कर सकती हैं, और उनको टिक लगा लगा के उन बाधाओं पे काम कीजिए, उन बाधाओं को निर्मूल कर दीजिए, दूर कर दीजिए। ठीक है ना, वो ज्यादा उचित सोच होगा। और सभी को अपनी कमजोरियों का लिस्ट पता होना चाहिए कि क्या कमजोरी। जैसे मुझे अपनी कमजोरी का लिस्ट पता है, मैं सबसे मेरी बड़ी कमजोरी है कि मैं 1 नंबर का आलसी व्यक्ति हूँ। मुझे अगर बैठने का और सोने का ऑप्शन मिले तो मैं सीधा सो जाऊंगा, बैठूंगा ही। अगर लेट के कार चलाने की सुविधा हो तो मैं लेट के कार चलाऊंगा। खड़े होने का, बैठने का विकल्प मिले तो मैं कतई खड़ा नहीं रहता हूँ, मैं बैठ जाऊंगा। संडे को तो मुझे मार के उठाना पड़ता है, मैं उठता ही। तो अपनी कमजोरियों का पता कीजिए, उन पे काम कीजिए। ठीक है, मेरा जो क्वेश्चन है वो टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:38 का बताया जा रहा है, और इंटर्नशिप के बाद हुए तो प्रोफेसर की जॉब का डिमांड हट जाएगा। मुनमुन जी, अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी लागू तो होने दो, उसमें बहुत टेक्निकल खामियां हैं, उसके बारे में विचार ना करो, छोड़ दो उसको, पहले लागू तो हो। हमारे यहाँ कहावत है, आधी रात के खांसी आवे, सजमें बैठ के मुंह भावे। सुने कोई? आधी रात को खांसी आनी है, अभी से मुंह बाके बैठे हैं, खांसी आएगी, लेट द खांसी कम, देन वी विल डिस्क्लोज आवर माउथ।
यूपीएचईसी किसी ने दिया था। अब लो धर्म क्या है, अरे इल्तुतमिश के बारे में जानो, धर्म क्या है, क्या करोगे धर्म जान के, अभी अध्ययन ही तुम्हारा धर्म है बालिके। धर्म क्या है? इन्फॉर्मेशन पे मत जाइए, जो गेस्टेड ऑफ इंडिया में प्रकाशित जब होगा ना, तब वो पक्की इन्फॉर्मेशन, उसके पहले वो अफवाह है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। इल्तुतमिश के बारे में आइए जानते हैं, इल्तुतमिश कौन थे। पहले तो अपने भतीजे के चाचा थे, लेकिन ये नहीं बताऊंगा। इनका योगदान क्या था दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने में, ठीक है। देखो, इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सारे तुर्की हावी थे पूरे साम्राज्य में, क्योंकि तुर्क से आए थे, तो उनके अंदर जाति अहंकार बहुत था। तुर्की अपने आप को एलिट क्लास का समझते थे, और हिंदुस्तानियों, अफगानियों या अन्य किसी को फूटी आंखों से नहीं देखना चाहते थे तो गुलाम ही बेसिकली, लेकिन बाद में विद द कोर्स ऑफ टाइम वो बन गए अमीर। अब हालांकि वो प्रतिभाशाली बहुत थे, तो इन 40 तुर्की अमीरों को एक डिपार्टमेंट बनाया इल्तुतमिश ने, और इसका नाम रखा तुर्कानी चहलगानी। हालांकि ये नाम बाद में बरनी देता है, इसका नाम ये नहीं था, लेकिन इसका उद्देश्य था कि इन तुर्कियों का जो कर्म है, जो प्रतिभा है, उसका उपयोग किया जाए दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में। और बहुत सारे दल थे, जैसे मुइज्जी, जो गोरी के खास थे वो मुइज्जी दल बना के बैठे थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के खास थे वो कुतुबी दल बना के बैठे थे। जो विदेशी थे, इनमें से कोई नहीं थे वो ताजिक। ये सब दल आपस में ही लड़ते रहते थे, तो इन्होंने इनको मिला करके बनाया तुर्कानी चहलगानी, ठीक। और चूंकि इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई, अच्छी सैलरी दी गई, तो ये वफादार बन गए पूरी तरह से इल्तुतमिश के, जो वो कहता वो यही करते हैं। इसी को संक्षेप में कहा जाता है चालिहा। चालिहा ये मंत्रिमंडल और सलाहकार की तरह काम करता था। चालिहा इसलिए कहा जाता है 40 का ही मेंबर, 40 का ग्रुप था। ये तो पहला काम इल्तुतमिश का, और बहुत बड़ा काम है, सारे खुराफातियों को एक मिशन में लगा देना। दूसरा काम इसने किया, इस्लामी विशेषताओं को इसने छुआ तक नहीं, उसको इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। उसका कारण ये है कि जिसमें अभी दुनिया में सबसे उन्नत व्यवस्था अमेरिका की है, उस जमाने में सबसे उन्नत राजनीतिक व्यवस्था फारस की थी। तो फारसी राजतांत्रिक विशेषताओं को भारतीय राजतंत्र में सबसे पहले इल्तुतमिश ने समाहित किया। और इसमें फारसी राजतंत्र में ये था, परंपरा था कि बेटी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाते थे। फारस से ही इसने 2 किताबें मंगाई अपने बेटों को पढ़ाने के लिए, मंगवाई। आदाब उस शलातीन, इसके बारे में मैंने सोर्सेज में डिटेल में आपको बताया था। और महासर उस शलातीन, तो ये फारसी राजतंत्र की 2 किताबें अपने बेटों के लिए मंगवाया। फारस ईरान को ही कहते हैं। तो कहते हैं ना कि बलबन ही फाउंडर था पर्शियन सिस्टम का, नहीं, इल्तुतमिश था फाउंडर। और इसकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग थी। इवन इसकी मेमोरी की तारीफ तो बहुत समय बाद खिलजी के काल में निजामुद्दीन औलिया करते हैं, इसकी स्मरण शक्ति की प्रशंसा फवायद उल फुआद नाम की किताब में। बर्नी ने पहली बार तुर्की चहलगानी का नाम लिया। हालांकि इस समूह का उल्लेख सबसे पहले फुतूश शलातीन में किया गया। फुतूश शलातीन किसकी रचना है?
वो तो शलातीन इस्लामी की रचना है। तो उसमें इसको तुर्कानी चहलगानी नहीं कहा गया है। 40 तुर्क गुलाम कहा गया है जो चीनियों के द्वारा, चीनी व्यापारियों के द्वारा भेंट किए गए थे, ऐसा कहा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी तर्क देते हैं कि 40 नहीं थे, 40 से कम थे, क्योंकि एक और किताब है तबकाते नासरी, इसमें 40 सरदारों में से 25 तुर्की अमीरों की जीवनी दी, और इसी तबकाते नासरी के एक भाग में बलबन की भी जीवनी है। बलबन भी चालिया का ही मेंबर था। तो ये ताजिक बेसिकली तुर्की नहीं थे, ताजिक गैर तुर्की थे। चंगेज खान से जान बचाने के लिए भारत आए थे, ये स्वतंत्र थे। तो इसमें बड़े महान महान लोग शामिल थे, जैसे जुनैदी, जो निजामुल मुल्क जुनैदी, जो इल्तुतमिश का वजीर था, और इस्लामी खुद, ये दोनों ताजिक थे। तो ये फारसी व्यवस्था इल्तुतमिश की खोज थी। तो यहां तक बात समझ में आ गई। ट्रॉमेटिक, ये ट्रॉमेटिक क्या होता है? व्हाट इज ट्रॉमेटिक? थोड़ा आप अपना जो पूछ रहे हो क्लियर थोड़ा पूछो ना, पूछ क्या रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी, आप ये पूछना चाहते हैं कि मशीनरीज भारत में कैसे आए, क्यों आए? अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही है? थोड़ी ज्यादा, पहले से क्लियर आ रही है? कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी मैंने चेंज की है, थोड़ा इसको करीब किया है, मुझे लगता है इससे ज्यादा आवाज क्लियर आएगी, लेकिन मैं बड़ा ही बढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है ये सेटिंग ठीक नहीं है। हाँ, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना जरूरी है, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम को गंभीरता से समझ लो, क्योंकि पूरे दिल्ली सल्तनत में ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द होगा। इक्ता व्यवस्था के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स सामंतवादी व्यवस्था से मिलते हैं, लेकिन टेक्निकली ये डिफरेंट था। टेक्निकली इट वाज नॉट सेम लाइक। ठीक है, जैसे इक्ता व्यवस्था है तो एक अरबी शब्द इक्ता, और इसका अर्थ होता है जमीन। इस प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इक्ता था क्या? मान लो इल्तुतमिश इस पूरे टेरिटरी पे राज्य कर रहा है, तो अपने पूरे शासन को तो चला नहीं पाएगा, इसको छोटी छोटी टेरिटरीज में डिवाइड किया, छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में इसको बांटेगा। बांटेगा कि नहीं बांटेगा? जैसे भारत को प्रदेशों में बांटा गया है, उसी प्रकार प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो एक प्रदेश की तरह इसको मान लो, है तो ये प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट।
और ये बांट दिया जाता था अमीरों को। और इसमें दोनों प्रकार के दायित्व तो इस अमीरों के पास रहते थे। अब एक प्रशासनिक इकाई मान लीजिए इसको दे दिया गया, इसकी हम बात करें बिहार की, तो वहां पे क्या क्या कार्य होगा? एक तो यहाँ का राजकाज चलाना, जिसको हम बोलेंगे प्रशासन। दूसरा, यहाँ का लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स वसूल करना। तीसरा, एक सेना की टुकड़ी अपने पास मेंटेन करना, जैसे मनसबदारी में होता था, जब सुल्तान की जरूरत हो तो ले जाना। और इस टैक्स से अपना वेतन काट करके बाकी जमा कर देना ट्रेजरी में। हाँ, जिला कह सकते हो, प्रशासनिक इकाई तो जिला है ही है। तो ये मुसलमानों की खास व्यवस्था थी। अच्छा, इसमें ट्रांसफर होता था, ट्रांसफरेबल थी, और ये लैंड ग्रांट थी। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की है निजामुल मुल्क मुल्क अबू अली हारून बिन अली तुशी ने किताब लिखी है सियासतनामा। इसमें दो प्रकार के अधिकारी होते थे। एक अधिकारी जो इक्ता का प्रशासक था, अमीर, जिस अमीर की मैंने यहां बात की, इसको कहते थे इक्तेदार। और एक अमीरों पे निगाह रखने के लिए जो सुल्तान का व्यक्ति होता था, जैसे आपने सहायक संधि में पढ़ा होगा, रेजिडेंट होते थे ना, राजा के ऊपर जो नजर रखते थे। अमीरों पर निगाह रखने के लिए सुल्तान का जो व्यक्ति होता था, इसे कहते थे मुक्ता। तो इक्तेदार का काम तो बाकी ये टैक्स लेना, सेना की टुकड़ी तैयार करना वगैरह वगैरह था, लेकिन मुक्ता का काम मुख्य रूप से था यहाँ का प्रशासन करना। जैसे चीफ मिनिस्टर होता है और गवर्नर होता है किसी स्टेट में, चीफ मिनिस्टर का काम होता है और गवर्नर का काम होता है। तो मुक्ता इज लाइक गवर्नर एंड इक्तेदार इज लाइक चीफ मिनिस्टर। गवर्नर यानी राज्यपाल स्टेट में प्रतिनिधि होता है सरकार का, केंद्र का। मुक्ता वाज लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट सिमिलर टू दैट इन सम रिगार्ड्स। तो मुल्तान से लेकर के लखनऊ तक इल्तुतमिश ने बांट दिया इक्ताओं में। अब इक्ता भी तीन प्रकार की। एक तो ये है कि भाई ये है मिस्टर श्यामलाल जी, श्यामलाल जी बदायूं में रहते हैं, तो कहते हैं भाई साहब मेरा घर बदायूं में है, हमको बदायूं वाला इक्ता दे दो, हमारी प्रॉपर्टी भी है। तो जो वंशानुगत इक्ता है, इसे कहते थे इक्ताए तमलीक। इक्ताए तमलीक, ये वंशानुगत इक्ता है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, हाँ, वतन जागिर की तरह। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता था कि चार पांच जगह इक्ताए तमलीक दी जाती थी। नॉर्मली तो बाहरी व्यक्ति को बांटी जाती थी। इसे कहते थे इक्ताए मुस्तगल, जो नॉर्मल इक्ता थी, जो यहां मैंने समझाया सामान्यतः, निजी संपत्ति नहीं थी। इक्ताए मुस्तगल में प्रशासन और सेना दोनों को मेंटेन करना होता था। ये वंशानुगत बिल्कुल नहीं था। इक्ताए तमलीक वंशानुगत था, यहाँ ट्रांसफरेबल था। ये दो प्रकार की इक्ता है। बर्नी इक्ताओं के बारे में काफी कुछ लिखता है। बर्नी कहता है कि चालिया के सदस्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मैं बड़ा कि तुम बड़ा, लड़ाई इसी बात पे होती। इक्ताए तमलीक वंशानुगत था, इक्ताए मुस्तकिल वंशानुगत नहीं था। बर्नी कहता है कि चालिया के सदस्य अक्सर कहते थे कि आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं, आप क्या थे जो मैं नहीं था। मैं
मैंने इक्ता और मुक्ता में अंतर बताया ना, बताया कि नहीं बताया? वही है। ये क्वेश्चन कहीं आया है कि जो आएगा? जब दो प्रकार के इक्ताज हैं तो कैसे आएगा? मुक्ता सुल्तान का प्रतिनिधि है उस टेरिटरी में, और इक्तदार वहां का प्रशासक। मैंने बताया जैसे एक राज्य में राज्यपाल होता है और चीफ मिनिस्टर, इस तरह। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ये 3